Welcome students, myself Srishti here. Today we are going to start the chapter number 2 of your history class 6 which is on the trial of earliest people. ये हमारा चैप्टर 2 है जिसको हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आपके बुक में हम लोग बढ़ते हैं, बुक की तरफ बढ़े अगर तो हम लोग देखेंगे कि हंटर्स की चर्चा की गई है। हंटर्स जो लोग शिकार करते थे उन्हें हंटर्स कहा जाता था। तो उन किन प्रकार के हंटर्स होते थे, क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ होती थी, सबसे पहले इस चीज़ को मेंशन किया गया है। तो दे वर वेरी अलर्ट, जो हंटर्स होते थे उनको अलर्ट होना होता था। दे आर वेरी क्विक, बहुत क्विक होते थे, इट मीन्स बहुत एक्टिव होते थे, प्रॉम्प्ट होते थे। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, हंटिंग करना भी कोई इजी काम नहीं होता है, उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी जानवर का अगर हम शिकार कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है या फिर किस जगह पे कौन सा दिमाग इस्तेमाल करके उसको निशाना लगाना है, ये तमाम चीज़ें बहुत मायने रखती थी। इसलिए अगर आप हंटर्स हैं तो इन सारे चीज़ों का होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि अर्ली मैन वेयर हंटर गैदरर्स। यस, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी देखे थे कि अर्ली मैन जो थे वो लोग हंटर गैदरर्स थे, क्योंकि उस टाइम उन लोगों ने फायर का इन्वेंशन किया नहीं था, लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया नहीं था। तो क्या था कि वो लोग सिर्फ हंटिंग पे डिपेंड रहते थे, जानवरों को मार के खाते थे, और दूसरी चीज़ वो लोग रॉ मटेरियल्स खाते थे, प्लांट्स से फल तोड़ के खाते थे। तो इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड रहते थे। थर्ड हम देखेंगे कि हंटिंग एंड फिशिंग वॉज नॉट ईजी। एज यूजल मैंने आपको बताया ऊपर भी कि हंटिंग यानी कि शिकार करना या फिर मछली मारना, मछली मार के भी खाते ही होंगे, तो वो भी बहुत इजी नहीं था। थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई थी, उसके बाद की बात है कि हंटिंग करना या फिशिंग करना काफ़ी मतलब डेंजरस भी होता था, वो बहुत इजी नहीं होता था। कभी कभी क्या होता था कि जो प्लांट होते थे, प्लांट या फिर पेड़ होते थे, उनसे वो फलों को खाते थे तोड़ के, तो सारे फल को खा जाना भी सही नहीं होता था, क्योंकि कुछ फल ऐसे होते थे जो पॉइजनस होते थे। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता था कि कौन सा फल पॉइजनस है, कौन सा फल हमें खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता था। दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, अर्ली मैन की अगर हम बात करें तो उनकी एक बहुत खासियत थी कि वो लोग एक प्लेस पे कभी नहीं रहते थे, वो लोग हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते थे। अब वो क्यों मूव करते थे ये हम देखेंगे। मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि सबसे पहली बात तो वो इसलिए नेचुरल क्लाइमेटीज से उनको डर होता था। एक जगह है, वहाँ अचानक से बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तो दूसरी जगह उनको भागना पड़ता था। तो एक ये कारण था कि दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकंड हम लोग बात करेंगे कि वो क्या था कि कोई एक पेड़ उनको फल देता है स्पेसिफिक, वो एक सीजन में देता है, कुछ फल जो होते हैं सीजनल होते हैं, तो उस सीजन के ख़त्म होते उनको दूसरी जगह मूव होना पड़ता था, क्योंकि वो फल उनको मिलेगा नहीं, खाने के जुगाड़ में कहीं और जाना पड़ेगा। तीसरी बात है कि उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती थी खाना खाने के बाद। तो पानी की खोज में पानी के किनारे, मतलब यहाँ पर जहाँ वाटर बॉडीज होती थी उनके आसपास में वो लोग ट्रैवल करते थे। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे कॉज थे जिसके वजह से अर्ली मैन जो थे एक जगह स्टेबल नहीं रहते थे। दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। इट मीन्स कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लोग अर्ली मैन के बारे में जान पाते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिनके थ्रू हम लोग जान पाते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने क्या किया कि इनके बारे में सर्वे करना स्टार्ट किया। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जब खोजना शुरू किया इनके बारे में तो ये पाया कि अर्ली मैन जो होते थे वो बोन्स के या फिर स्टोन के टूल्स को यूज़ करते थे। टूल्स का यूज़ क्यों करते थे? क्योंकि जिस जानवर को मारते थे या फिर जिन जानवरों का वो शिकार करते थे उसको टूल्स के थ्रू काटना होता था। तो इस तरीके से क्या होता था कि ये बोन्स का टूल्स बना के या फिर स्टोन का टूल बना के उस मीट को काटने के लिए यूज़ करते थे। और इसी वजह से अर्ली मैन को ये कहा जाता था कि उन्होंने ही टूल का इन्वेंशन किया था, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उनको ऐसी ज़रूरतें पड़ने लगी, धीरे धीरे वो प्रगाढ़ होते चले गए, उनकी मेंटलिटी बढ़ते चली गई और धीरे धीरे उन लोगों ने इन सब का चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट किया। कई सारे पत्थरों को लकड़ियों के साथ मिलाया जाता था, एक प्रकार का टूल बनाया जाता, लाइक आज की तरह हमारा जो हथौड़ा होता है उसकी तरह वो एक प्रकार का टूल्स बनाते थे। उससे क्या होता था कि जानवरों को मारने में आसानी होती थी, क्योंकि जो टूल्स होते थे काफ़ी शार्प होते थे, नुकीले होते थे, तो जानवरों को मारना काटना काफ़ी आसान होता था।
टूल्स की ज़रूरत होती थी सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ काटने के लिए, क्योंकि लकड़ियों का यूज़ बहुत ज़्यादा अर्ली मैन करते थे, क्योंकि लकड़ियाँ काट के वो लोग छोटे छोटे हट्स बनाते थे रहने के लिए। तो हट्स बनाने में ऑब्वियस सी बात है, लकड़ी को छोटे छोटे पार्ट करके तो यूज़ करना ही है, तो उसके लिए हमें टूल्स चाहिए लकड़ी को काटने के लिए। तो इस तरीके से टूल्स का यूज़ लकड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा मायने में होने लगा। अर्लिएस्ट लोगों के लिए पत्थर का जो कीमत था वो बहुत ज़्यादा होता था, और वो भी पत्थर जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा होता था, उनसे खास लगाव था अर्लिएस्ट पीपल को। वो क्यों? क्योंकि जो जानवरों को वो लोग मारते थे, अगर पत्थर की क्वालिटी अच्छी होती थी तो उससे वो लोग टूल्स बनाते थे, टूल्स शार्प होते थे। तो इससे वो ये होता था कि जानवरों को जो मारा गया है उसको आसानी से वो लोग जिस तरीके से चाहते थे कट करते थे। चूँकि धीरे धीरे उन लोग का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो इन पत्थरों के जरिए वो लोग और भी शार्प टूल्स बनाने लगे, और धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया कि इस टूल्स बनाने का जो सिस्टम अडॉप्ट किया उन लोगों ने, इसमें उन लोगों को उपलब्धि मिलती चली गई। अर्लिएस्ट पीपल ने पत्थर के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझा था, इसलिए अच्छे क्वालिटीज़ के पत्थर जहाँ भी मिलना स्टार्ट होता था, या फिर जहाँ भी उन्हें अच्छे क्वालिटीज़ के पत्थर दिखते थे, वो फैक्ट्री साइड जगह बन जाता था। फैक्ट्री साइड जगह क्या होता है, क्यों बन जाता था? तो ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ का अगर जहाँ उत्पादन होता है वो फैक्ट्री कहा जाता है। तो पत्थर चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा मिलते थे और दूर दराज से लोग उस पत्थर को खरीदने आते थे या फिर ले जाने आते थे, तो वो एक फैक्ट्री नुमा जगह बन जाता था। इस वजह से उसको फैक्ट्री साइट्स भी कहा जाता है। हमें कई सारे ऐसे जगह मिले हैं जहाँ इन पत्थरों के क्वालिटीज़ पाए जाते थे, या फिर पत्थरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स मिले हैं, टुकड़े मिले हैं। तो जाहिर सी बात है, इन पत्थरों के द्वारा ही अनुमान लगाया गया है कि तब भी पत्थर के क्वालिटीज़ बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो ये पत्थर जो हमें मिले हैं, यानी आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को मिले हैं, तो उन लोगों ने इस पर स्टडी किया, हम लोगों को बताया कि पत्थर जो होते थे अच्छे क्वालिटीज़ में मिलते थे, तो दूर दराज के लोग वहाँ ले जाने के लिए पत्थर को आते थे, तो वहाँ फैक्ट्री साइट्स बने। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों ने वहाँ रहना स्टार्ट कर दिया, चूँकि फैक्ट्री टाइप का माहौल बन गया था वहाँ पे, तो लोगों ने अब रहना भी स्टार्ट किया। तो वहाँ फैक्ट्री साइट जो था, अब हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट में डेवलप कर गया। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड में वो चेंज हो गया, क्योंकि अब वहाँ काम के साथ साथ लोगों ने क्या किया था कि रहना भी स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि भीमबेटका केव्स है, आपके बुक में इस चीज़ को दिया गया है, आप देखोगे कि भीमबेटका केव्स हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। वो एग्जाम्पल है रॉक सिस्टम का, किस तरीके से पत्थरों को काट के, स्टोन को काट के उस सिस्टम को बनाया गया है, गुफा को बनाया गया है, उसी का एग्जाम्पल है ये भीमबेटका केव, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ क्या था कि यहाँ भी ये जो केव है भीमबेटका केव, यहाँ भी टूल्स बनाए जाते थे। अर्लीस्ट टाइम में अर्लीस्ट पीपल लोग जो थे इस केव्स में क्या करते थे कि टूल्स बनाया करते थे, और ये जो गुफाएं होती थी यानी कि जो केव्स होती थी वो लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होती थी, क्योंकि एक तरीके से माने तो ये शेल्टर प्रदान करती थी। कभी बारिश होती थी तो लोग उसमें जाके छिप जाते थे, या फिर कोई जानवरों से बचने के लिए, जंगली जानवर उन्हें परेशान करता है तो उससे बचने के लिए वो केव्स का सहारा लेते थे। तो इस तरीके से कई सारे नेचुरल क्लैमिटीज से बचने के लिए अर्लीस्ट पीपल जो होते थे वो केव्स का सहारा लेते थे। तो इस तरीके से क्या हम लोग कह सकते थे कि केव्स वेयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट दोज पीपल्स। अब बात आती है स्टोन टूल्स बनाने की विधि। तो स्टोन टूल्स बनाने की विधि नेक्स्ट आपका टॉपिक है, बुक में देखोगे आप कि मेकिंग स्टोन टूल्स, वो लोग किस तरीके से स्टोन के टूल्स को बनाते थे। तो बेसिकली वो लोग दो तरीके से स्टोन टूल्स को बनाते थे। पहला जो तरीका हम लोग देखेंगे वो है स्टोन ऑन स्टोन मेथड। ये साफ समझ में आ जा रहा है कि स्टोन ऑन स्टोन का मतलब ये होता है कि एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या होता था हम देखेंगे। टू स्टोन्स वेयर नीडेड। इस प्रोसेस को करने के लिए दो पत्थरों की जरूरत होती थी। स्टोन थ्रू विच दे हैड टू मेक टूल्स, वो स्टोन जिससे उनको टूल बनाना होता था, उस स्टोन को कोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोर कहा जाता था। तो इसको क्या किया जाता था? कोर को यानी पत्थर को, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारा जाता था, हर्ट किया जाता था। तो जब उसको दूसरे पत्थर से मारा जाता था तो उसमें एक चिप्स नुमा चीज़ें निकलती थी, कुछ स्ट्रक्चर टाइप का निकलता था, और धीरे धीरे क्या होता था कि जिस पत्थर को मारा जाता था यानी कोर को मारा जाता था, वो धीरे धीरे शेप लेना शुरू करता था। तो जिस तरीके का उन लोगों को अपना इक्विपमेंट्स बनाना होता था, टूल्स बनाना होता था, उसी शेप में ये पत्थर ढलता चला जाता था, और यही होता था स्टोन ऑन स्टोन मेथड। इसमें दो स्टोन्स की यूज़ होते थे, एक स्टोन के ऊपर दूसरे स्टोन को मारा जाता था, और जिस स्टोन का टूल बनाया जाता था उसको कोर कहा जाता था। अब हम लोग
सेकंड जो मेथड था वो था प्रेशर फ्लैकिंग। काफ़ी आसान है समझना कि प्रेशर पड़ते ही फ्लैकिंग होना स्टार्ट हो जाए। फ्लैक्स कम थ्रू प्रेशर। जब प्रेशर दिलाता था एक स्टोन पे तो उसके दूर क्या होता था कि फ्लैक्स निकलना स्टार्ट होते थे। इजी टू अंडरस्टैंड, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी आसान है इसको समझना। आज के पीपल जैसे छेनी हथौड़ी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे बहुत आसान है समझना। जो मूर्ति बनाने वाले लोग होते हैं, जो लोग स्टैचू का निर्माण करते हैं, वो लोग छेनी और हथौड़ी का यूज़ करके वो लोग स्कल्पचर्स बनाते हैं। और बाद में जब सब काम हो जाता है उनका तो ऊपर से हैमर का यूज़ करते हैं वो लोग। हैमर का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि उसको वो लोग शेप दे सकें। जो भी स्ट्रक्चर्स का उन लोगों ने निर्माण किया है उसको शेप देने के लिए वो लोग हैमर का यूज़ करते थे। तो ठीक आज की तरह जो ये प्रोसेस है जिसको वो लोग यूज़ करते हैं वही प्रोसेस होता था, ठीक उसी प्रकार से यूज़ करते थे अर्लीस्ट पीपल। वो लोग करते क्या थे कि जो कोर होता है, मैंने आपको बताया कि जिस पत्थर को शेप में लाया जाता था उसको कोर कहा जाता था। तो कोर को वो लोग क्या करते थे, एक फ्लैट सरफेस पे बिछा देते थे और उसके ऊपर से जो सेकंड वाला पत्थर था उसको नोकीला करके, कैसे हम लोग आज हथौड़ी की तरह उसको मारते थे, तो वो लोग उस पत्थर का यूज़ करते थे कोर को मारने के लिए, ताकि कोर को वो जो शेप देना चाहते हैं उस शेप में आ जाए। तो सेम प्रोसेस वही है जैसे आज हम लोग के यहाँ मूर्ति बनाने वाले लोग करते हैं, उस तरीके से अर्लीस्ट पीपल उसका यूज़ करते थे। तो दो तरह का मैंने आपको बताया, स्टोन मेथड एंड सेकेंड इज प्रेशर फ्लैकिंग। आई थिंक दोनों कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखेंगे फाइंडिंग अबाउट फायर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है कि फाइंडिंग अबाउट फायर इट मीन्स दैट कि आग के बारे में किस तरीके से पता चला। तो ये हम जानते हैं कि फायर का जो इन्वेंशन है अपने आप में एक बड़ा स्ट्रेटजी है, बड़ा एक अजीब सी कहानी है इसकी भी। और फायर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सब हम सभी जानते हैं। भले ये अलग बात है कि हम फायर को यूज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ये सच बात है कि अगर एक दिन आग नहीं हो तो हमारे यहाँ खाना नहीं बनेगा, पानी गर्म नहीं होगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इस आग पे डिपेंड करती हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स का भी काम करता है। तो अब हम बात कर रहे थे स्टोरी ऑफ फायर की या फिर फाइंडिंग अबाउट फायर की। तो अर्लीस्ट मैन की अगर हम बात करते हैं तो जब तक उन्हें आग का कंसेप्ट नहीं पता था, फायर के बारे में वो लोग क तक नहीं जानते थे, तो उस टाइम उनको सच में काफ़ी परेशानी होती थी। क्योंकि जानवरों को मारते तो थे लेकिन उनके पास आग नहीं था, तो वो लोग पका के खा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से वो लोग जानवरों को ऐसे ही कच्चा मार के खा जाते थे। जब धीरे धीरे उन लोगों को आग के बारे में पता चला तो जो उन लोगों ने मिस्ट्री हासिल की आग के बारे में, वो एक मानव जीवों में इवोल्यूशन का काम किया। अब क्या होता था कि आग उनके लिए सोर्स ऑफ लाइट बन के उभरा, क्योंकि तब और कोई सोर्स ऑफ लाइट भी नहीं होती थी। इस आग का वो लोग यूज़ करते थे जंगली जानवरों को भगाने के लिए, अपने मीट को पकाने के लिए, या फिर जो चीज़ें वो पकाना चाहते थे उसके लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आग की खोज हुई और आग का वो अर्लीस्ट लोगों ने यूज़ करना पॉजिटिवली स्टार्ट किया। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है उसको, ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि किस तरीके से हमारा जो आसपास का पर्यावरण था वो चेंज होना शुरू किया। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर करना तो अब लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो 12,000 साल पहले अचानक से पृथ्वी का जो एनवायरमेंटल सिचुएशन था उसमें चेंजेस आने शुरू हुए। हुआ ये कि इसके पहले तक पृथ्वी काफ़ी ठंडी थी, लेकिन 12,000 साल पहले कुछ ऐसे चेंजेस हुए कि ड्रास्टिक चेंज हुआ एनवायरनमेंट में और धीरे धीरे पृथ्वी क्या हुई, गर्म होनी शुरू हुई। और ये चेंज आने के बाद क्या हुआ कि कई तरह के ग्रासेस मिलने शुरू हो गए, घास उगने शुरू हो गए, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो गई थी। घास उगने शुरू हुए कई तरह के। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब लोगों के कंसेप्ट्स बढ़ रहे थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने ग्रासलैंड बनाया। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सब भी थे। तो लोगों ने क्या किया कि इनको पालना शुरू किया। और इस तरीके से लोगों ने इन कैटल्स का यानी इन जानवरों का हर्डिंग एंड रियरिंग करना स्टार्ट किया। अब आप सोचोगे कि हर्डिंग क्या होता है, तो हर्डिंग होता है कि झुंड में जानवरों को पालना। जैसे बकरियां पाली जाती हैं, भेड़ पाले जाते हैं, तो ठीक वही होता है हर्डिंग ऑफ एनिमल्स, कि उसको ग्रुप में पाले जाना। दूसरी चीज़ रियरिंग ऑफ एनिमल्स क्या होता है कि छोटे एनिमल्स को बड़ा करके अपने पास पालतू बना के रखना। तो इस तरीके से अर्लीस्ट लोग जो थे वो लोग इन जानवरों का भी यूज़ करने लगे अपने काम के लिए। अब जब ग्रासलैंड्स उगना शुरू हुए, ग्रासेस उगना शुरू हुए, ग्रासलैंड्स बन गए, जानवर आ गए, तो अब इन ग्रासेस में धीरे धीरे क्या हुआ कि क्रॉप्स
यानी कि क्रॉप्स भी ग्रास ही है एक प्रकार के। तो लोगों ने ये महसूस किया कि ये जो ग्रासेस हैं, ये जो क्रॉप्स हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग इनका अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, इनको पका के हम खा सकते हैं। और सबसे खास बात एक और चीज़ उनको क्या फ़ायदा हुआ कि वो लोग इन अनाज का, यानी कि वो लोग इन क्रॉप्स को आराम से स्टोर करके भी रख सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि ये कंसेप्ट लोगों को समझ में आने लगा। अब दुनिया में कई सारे जगहों पे क्या किया जा रहा है कि ग्रेन्स को उगाया जाने लगा, क्रॉप्स उगाए जाने लगे, लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पे करने लगे, एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गया। तो चूंकि एग्रीकल्चर कई सारे प्रोसेस से होके गुजरता है, तो ये उगाना उनके लिए सही था। और सबसे पहले जो क्रॉप्स उगाए गए वो थे वीट, मेज एंड बार्ली। ये 3 क्रॉप्स जो थे वो प्राइमरी क्रॉप्स थे। अब इनके साथ क्या परेशानी हुई कि अगर आप क्रॉप्स को उगा रहे हो तो उसके लिए आपको खेतों को साफ करना है। आप अगर उसको बो देते हो तो कहीं उसका बीज कोई चिड़िया लेके नहीं जाए, उसका ख्याल रखना होता था। तीसरी बात कि उसको टाइम टाइम पे पानी देना होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ देनी होती है, तब जाके हमारा क्रॉप तैयार होगा। उसको कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरना होता था। फिर क्रॉप्स की कटाई होती थी, और क्रॉप्स की कटाई होने के बाद फिर क्रॉप्स को बोना है, दूसरे क्रॉप्स को, उसको लेके प्रिपेयर रहना होता था। तो ये काम भी आसान नहीं था, इसको भी कई सारे प्रोसेस से गुजरना होता था। इसके लिए भी लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता था। चूँकि पहले क्या होता था कि लोगों के पास फायर नहीं थे, लोगों के पास एग्रीकल्चर नहीं था, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, या फिर टू बी एस्केप फ्रॉम द नेचुरल क्लाइमेटीज। तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे। अब क्या था कि क्रॉप्स उगाना उन लोगों ने शुरू कर दिया, फायर का खोज हो ही गया, तो अब वो लोग स्टेबल होना शुरू किए, एक जगह सेटल होना शुरू हो गया, और यहाँ से परमानेंट सेटलमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। अब उन लोगों का वो जो डिपेंड करते थे प्लांट्स पे या फिर ट्रीज पे कि यहाँ से ये फ्रूट्स हमें मिलेगा, हम इस फ्रूट्स को खाएंगे, फिर सीज़न ख़त्म हो जाता था तो दूसरे जगह उनको मूव करना पड़ता था। ये प्रॉब्लम उनकी ख़त्म हो गई, क्योंकि उन लोगों ने क्रॉप्स उगाने शुरू कर दिए थे। उन लोगों ने बहुत तरह के क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट किया था। और वो लोग क्या करते थे कि यूज़ तो करते ही थे क्रॉप्स का उस टाइम पे, और फ्यूचर के लिए भी स्टोर करके रख देते थे। तो इस तरीके से उनके लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक जिसे हमें पढ़ना है वो है नेम्स एंड डेट्स। ठीक है, नेम्स एंड डेट्स, नाम और समय। तो अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस था काफ़ी लंबा था, टाइमिंग भी काफ़ी लंबी थी। इसलिए क्या किया गया कि पूरे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पार्ट था वो था पैलियोलिथिक एज। ठीक है, 3 एज में बांटा गया है, हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो पहला जो एज था वो पैलियोलिथिक एज था। पैलियोलिथिक एज के बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग क्या है। पैलियोलिथिक वर्ड हम लेंगे, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इट मीन्स दैट कि ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक एज कहा जाता था। ठीक है, इस एज में क्या होता था कि बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था टूल्स बनाने के लिए। अर्लीस्ट जो पीपल थे इन पत्थरों का यूज़ करते थे टूल्स बनाने के लिए, क्योंकि ये ओल्ड स्टोन एज था तो बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आए थे। और ये जो समय था वो लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 20 लाख साल पहले स्टार्ट हुआ, और 12,000 तक, 12,000 तक चला। और ये जो टाइमिंग थी काफ़ी लंबी थी, काफ़ी बड़ा पीरियड इसको माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री का जो 99% ऑफ द टाइम था वो यही था, क्योंकि ये इतना लंबा था कि ऑलमोस्ट सारे इंसिडेंट्स या फिर सारे जो इन्वेंशंस थे इसी में इंक्लूड होते हैं। सेकेंड जो एज है हमारा वो है मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने पहले पैलियोलिथिक देखा था जो कि 20 लाख साल से लेके 12,000 तक था। और ये जो मेसोलिथिक था यानी मेसोलिथिक की अगर हम बात करते हैं तो ये 12,000 से लेके 10,000 साल, ठीक है, 12,000 to 10,000 तक है। अब हम देखेंगे मेसोलिथिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो मेसो मीन्स मिडिल एंड लिथिक मीन्स स्टोन। अब इसमें क्या हुआ कि लोगों ने पहले पैलियोलिथिक में तो बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ किया जाता था, टूल्स का। अब लोगों ने क्या किया कि थोड़ा सा छोटे टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। तो पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब जो तीसरा था वो है नियोलिथिक एज। ठीक है, नियोलिथिक एज जो है वो 10,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 10,000 से स्टार्ट होता है, और उसके बाद आता है प्री हिस्ट्री काल, और फिर उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉक पेंटिंग्स एंड ऑस्ट्रिचेस। तो रॉक पेंटिंग्स क्या होती थी इसके बारे में हम देखेंगे कि अर्लीस्ट पीपल जो होते थे वो केव्स में रहा करते थे। जिस केव्स में रहते थे वो वहीं पे ड्राइंग बनाते थे, उन केव्स में ही ड्राइंग बनाया करते थे। जैसे कि जिन जानवरों को उन लोगों ने देखा उस जानवरों की पेंटिंग कर दी। नॉट ओनली जानवर, वो जिन चीज़ों को देखते थे उन चीज़ों का ड्राइंग वो लोग उन केव्स पे बना देते थे। और ये ऐसा नहीं था कि जैसे तैसे मन किया उन लोगों ने ड्राइंग बना दिया, नहीं, काफ़ी स्किल्स का यूज़ किया जाता था उन ड्राइंग में। और इसके कई सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में गुफाएं हैं, आपके बुक में भी दिया गया होगा। वो गुफा में देखने को मिलती हैं इस तरह की पेंटिंग्स, एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी ये पेंटिंग्स, बहुत ज़्यादा स्किल्ड बेस्ड थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में अभी भी ये गुफाएं पाई जाती हैं। तो रॉक्स पेंटिंग्स भी क्या हुआ कि यहाँ स्टार्ट हो गया, लोग केव में रहते रहते भी पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रिच की। तो ऑस्ट्रिच एक ऐसा नाम है जिसको सुनते के साथ ऐसा लगता है कि ये न्यूजीलैंड में पाए जाते होंगे या फिर ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो उस एज में जो ये ऑस्ट्रिच लोग थे ये इंडिया में भी पाए जाते हैं। और इसका प्रूफ मिला है महाराष्ट्र में, ऑस्ट्रिच के एग्स मिले हैं। उन एग्स को क्या किया गया है कि इन पे कुछ वर्क किए गए हैं, उन एग्स को और भी अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखा गया है। जैसे कि हमारे यहाँ म्यूजियम्स में रखा जाता है वैसे ही कहीं उनको मतलब सेफ तरीका से रखा गया है उन ऑस्ट्रिच के एग्स को। क्योंकि यहाँ इस कंटिनेंट में वो लोग मिले हैं तो ये जाहिर सी बात है कि इस कंटिनेंट में ऑस्ट्रिच हुआ करते थे। लेकिन वो जो समय था जिस टाइम ऑस्ट्रिच इंडिया में पाए जाते थे वो था पैलियोलिथिक एज। अब जो हमारा लास्ट एक टॉपिक है वो है एल्सवेयर। एल्सवेयर में हम लोग देखेंगे रॉक्स पेंटिंग्स ऑफ फ्रांस। रॉक्स पेंटिंग्स ऑफ फ्रांस के बारे में पढ़ना है तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि तकरीबन 12,000 से 10,000 साल पहले, ठीक है, 12,000 से 10,000 साल पहले भी वहाँ रॉक्स पेंटिंग्स हुई है फ्रांस में, जिसके एग्जाम्पल्स लोगों को मिलते हैं। तो उसमें क्या किया गया है कि वाइल्ड एनिमल्स का पेंटिंग्स बनाई गई हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो उन पेंटिंग्स में ब्राइट कलर का यूज़ किया जाता था। और वो जो ब्राइट कलर का यूज़ किया जाता था वो हमारे यहाँ के जो ओर हैं जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, या फिर आयरन ओर हो गया, चारकोल हो गया, ऐसे कई सारे मिनरल्स हैं जिसका यूज़ करके वो पेंट बनाया जाता था, उस कलर को बनाया जाता था। अब ये नहीं समझ में आता था क्योंकि पेंटिंग इतनी अच्छी होती थी और इतनी समृद्ध होती थी, इतना स्किल बेस्ड होती थी कि ये अंदाज़ा करना मुश्किल होता था कि आम दिन में लोग बनाते थे या फिर किसी खास ओकेज़न में ऐसा बनाते थे। हालांकि इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा गेस किया जाता है कि हो सकता है उनके यहाँ कोई खास ओकेज़न होता होगा या फिर कोई फेस्टिव ओकेज़न होता होगा, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती होंगी जब इस तरह के पेंटिंग्स वो लोग फ्रांस में बनाते थे। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में देख लिया कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कितने सारे चेंजेस हुए। फायर की स्टोरी हम लोगों ने देखी, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन देखा ही देखा, अर्थ किस तरीके से ठंडे से गर्म में परिवर्तित थी वो देखा हमने, किस तरीके से केव्स यूजफुल थे वो हम लोगों ने देखा। एक तरीके से ह्यूमन रिवॉल्यूशन को हमने इस सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। तो बस यही था हमारा आज का सेकंड चैप्टर और आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के चैप्टर्स के साथ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।